अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है जेआरएफ पर्टिकुलरली इन हॉर्टिकल्चर में जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों से और कुछ महीनों से जो है लगातार सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कैसे करें, क्या सिलेबस है, क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर स्टडी और उसको सर कैसे मैनेज करें, और जो है पर्टिकुलर जो टॉप सब्जेक्ट्स है जैसे कि फूड साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, और जो है क्या होता है उसको फ्लोरिकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट जो है स्पाइसेस मेडिसिनल प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों से पूरी डिटेल में बात करूंगा कि कैसे आप स्टार्टिंग से जो है लास्ट तक कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बताऊंगा जेआरएफ का सिलेबस कैसा है, क्योंकि ट्रेंड मैंने खुद देखा है कैसा है, वो मैं इजीली आपको बता दूंगा। सिलेबस क्या है और बुक लिस्ट कौन कौन से प्रेफर करनी है और मैंने कौन से प्रेफर की थी, ठीक है। तो आज वो सारे हम, और लास्ट में आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए जब आप एग्जाम में बैठते हो, तो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने चाहिए टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। तो सबसे पहले कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस निकाल दो, ठीक है। सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस निकाल के प्रिंट कर दिया और उसको दीवार में चिपका दिया। तो कई बार क्या हो जाता है कि सिलेबस जो है काफी लिमिटेड शो करते हैं, फ्रूट क्रॉप्स वेजिटेबल क्रॉप्स जो आपको दिखाते नहीं, तो वो माइनर क्रॉप्स भी आपने पढ़ने होते हैं कि इस गलती में नहीं रहना। क्योंकि जब हमने भी देखा था जेआरएफ और एसआरएफ के सिलेबस में जो कुछ क्रॉप जो स्किप किए थे, जैसे ड्रैगन फ्रूट तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता है, और जो माइनर क्रॉप्स होते हैं वो भी मेंशन नहीं होते, लाइक करोंदा एंड और फाल्सा एंड और, बट ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस में आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्रॉप्स नहीं पढ़ने, सारे क्रॉप्स पढ़ने होते हैं A to Z। सिलेबस सबसे पहले निकाला आपने, उसके बाद सबसे पहला काम जो है जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो PYQ, एक साल पहले का PYQ, सिर्फ एक साल पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको निकालो, प्रिंट निकालो, 1 घंटा बैठो, उसमें देखो क्या है ट्रेंड। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो एसआर में बताया था कि क्या है ट्रेंड, क्या है, उस वीडियो को दोबारा जाके देखो कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। तो इसमें दोबारा से भी आपको मेंशन कर देता हूँ। ट्रेंड का मतलब होता है कि प्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्रीडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, या फिर मिसलेनियस से क्वेश्चन आ रहे हैं। मिसलेनियस में जो अदर चीज़ें हैं प्रोडक्शन और ब्रीडिंग के अलावा जो भी है वो मिसलेनियस में आते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड को पता करो और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन्स पर्टिकुलर फ्रूट में से किस पोर्शन से, लाइक फ्रूट क्रॉप्स में मैंगो से ज़्यादा आ रहे हैं, बनाना से ज़्यादा आ रहे हैं, सिट्रस से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ट्रेंड, उसके अंदर भी जाओ, जैसे सिट्रस से आ रहे तो सिट्रस में क्या फोकस किया, रूट स्टॉक फोकस किए, या फिर इंट्रा जेनरिक क्रॉसिस पे फोकस किया है, या फिर वेराइटीज में फोकस किया, वो देखो, ठीक है। सेम केस जो अदर फ्लोरिकल्चर में देखो, वेजिटेबल साइंस में भी ऐसे देखो, क्वेश्चन को जो है पेपर को जो पूरे 1 घंटा एनालाइज करो, दिमाग में बिठाओ, ठीक है। जब आपने ये क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर दिया, उसके आप जो है पढ़ना स्टार्ट करो, तब आपको आइडिया मिलेगी कि हाँ ये चीज़ें पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं कि कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं जो कि जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो मतलब कि जो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते, पर आपने ऐसा करना नहीं है। तो सबसे पहले मैं जेआरएफ हॉर्टिकल्चर को डिवाइड कर देता हूँ। इट इज डिवाइडेड इनटू मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फूड साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड वन इज वेजिटेबल पार्ट। थर्ड वन इज फ्लोरिकल्चर। फोर्थ वन इज स्पाइसेस एंड मेडिसिनल। फिफ्थ वन इज प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। फ्रूट साइंस और जो है वेजिटेबल साइंस, इट कंप्राइजेस अराउंड 120 क्वेश्चंस आते हैं उसमें जेआरएफ में। लगभग 60 क्वेश्चन जो है आपको फ्रूट और वेजिटेबल के ही मिलेंगे। 240 मार्क्स कम्स फ्रॉम फ्रूट साइंस। इट इज मिनिमम टू मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, पर मिनिमम जो 240 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो स्टार मार्क कर दीजिए 2 सब्जेक्ट्स को, फ्रूट एंड वेजिटेबल को, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है
फ्लोरिकल्चर। फर्स्ट जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल, सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका फ्लोरिकल्चर, FLA जिसको लिख देता हूँ मैं। फ्लोरिकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी टफ है होता है, और रैंक यहीं से डिसाइड होगा आपका कि कितने रैंक कितना आपका अच्छा रैंक आएगा वो फ्लोरिकल्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका रैंक अच्छा आएगा। इट कंप्राइजेस 10 क्वेश्चंस मिनिमम, 40 मार्क्स का जो है बेयर मिनिमम, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है 40 मार्क्स का तो फ्लोरिकल्चर से ही आना है। तो देखो 280 मार्क्स तो इन 3 सब्जेक्ट से 280 मार्क्स। उसके बाद जो है प्लांटेशन, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल जो क्रॉप्स है उसमें से जो है आपके 3 से 4 इससे, और प्लांटेशन क्रॉप से भी 3 से 4, और क्या बोलते हैं मेडिसिनल से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो होल अगर देखा जाए 8 से 10 क्वेश्चन जो है इनसे भी आने हैं, परंतु ये इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, आप जो सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, टफ इसमें आता नहीं है। तो यहाँ से कितने आ गए 10 क्वेश्चन यहाँ से मान के चले तो 40 मार्क्स का यहाँ से आ गया, 320 मार्क्स की हमने बात की किससे, ये बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि फ्रूट और वेजिटेबल से जो है कितने 240 मार्क्स का मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम जितना भी आ सकता है। फिर जो है आपके जनरल एग्रीकल्चर के तो 20 आने हैं तो आने ही है। इसमें क्या हो गया कि ट्रेंड चेंज हो गया है, जो 20 क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में वो जनरल एग्रीकल्चर डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ दिया, कभी कुछ इकोलॉजी से पूछ ले, कभी कुछ अलग से टॉपिक लेके चले, कोई कई बार तो ओशन करंट्स पूछ देते हैं, क्या कुछ पूछ देते हैं। ये टोटली आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में SRF की वीडियो में बताया था कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है। अगर मैं मानूं कि अगर आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, 20 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो पढ़ना छोड़ देते तो भी आप जो है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी सही कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। और आपने इतने ही सही करने होते हैं, ठीक है, इतने ही सही करने होते हैं, 8 से 10, 20 में से 8 से 10 ही ठीक करने होते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है जनरल एग्रीकल्चर तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा, डबल स्टार मार्क कर दो इस बुक को, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए इस बुक को, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अगर एग्रीकल्चर साइंस फील्ड में कोई बुक इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला नाम इसी बुक का है, दैट इज नीमराज सुंडा। नीमराज सुंडा सर ने जो है काफी प्रिसाइज बुक बनाई है, काफी कॉम्पिटिटिव बुक बनाई है। एवरी एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, SRF JRF नहीं, आप FCI के देख लो, सीड साइंस के देख लो, कोई भी देख लो, एग्रीकल्चर ADO HDOs के देख लो, कोई भी देख लो, इस बुक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये बुक सबके पास होनी चाहिए, नीमराज सुंडा। तो इस बुक में आपने क्या करना है, जब आप जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन कवर कर रहे होंगे तो स्टार्टिंग के 40 पेजेस है नीमराज सुंडा के, 40 पेजेस बिफोर एग्रोनॉमी, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2-3 क्वेश्चंस आए तो उसी पोर्शन से आएंगे, अदरवाइज तो आउट ऑफ द बॉक्स ही आएंगे। और इसके अलावा सॉइल साइंस का जो पोर्शन है वो भी कवर कर लेना, स्टार्टिंग के 40 सॉइल साइंस अगर पूरा पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग पूरा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आने और आप जो मेजर पोर्शन को स्किप कर दोगे। अगर आपने BSc टाइम में जो है सॉइल साइंस का कोर्स अच्छे से पढ़ा है, फील्ड क्रॉप्स का कोर्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, बेसिक्स, तो आप जो है 8 से 10 आराम से ठीक कर लोगे और वो सफिशिएंट होता है। पूरा मैथमेटिक्स से बताऊंगा क्यों सफिशिएंट है, आप जो है टेंशन नहीं ले लो, ठीक है। स्टार्टिंग के 40 पेज, और क्रॉप्स में आपने सिर्फ यही पढ़ने हैं, राइस, वीट, मेज और शुगर केन ही पढ़ना है आपने, ये 4 क्रॉप्स। अगर ज्यादा चले जाओ आप ग्राउंडनट और कॉटन में भी जा सकते हो, ठीक है। ये पढ़ लिया नीमराज सुंडा से। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 240 280 3 चीज़ों से आ रहे हैं, उसके बाद जो है 40 उससे आ रहे हैं, और जो है 80 मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं बेयर मिनिमम, बाकी आप मिसलेनियस से आते हैं। बाकी देखो 280 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल से, और 40 मार्क्स का आ रहा है फ्लोरिकल्चर से, ये हो गया आपके 300 280। उसके बाद जो है 40 मार्क्स का जो है स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड
एरोमेटिक प्लांट्स और प्लांटेशन क्रॉप से 40 मार्क्स का आ रहा है, तो 320 तो यहाँ हो गए, 320 यहाँ से आ रहे हैं। और जो है ये तो क्या होते हैं 80 नंबर का आना ही आना है, इसमें दिया ही है। $400 मार्क्स का जो है आपका इन सारे सब्जेक्ट से आ रहा है। जो 80 मार्क्स का जो रेस्ट बचा है वो या तो मिसलेनियस से आते हैं या फिर इनमें ही अप डाउन कर देते हैं। अप डाउन का मतलब कि 240 मार्क्स अगर मैं वेजिटेबल साइंस बोल रहा हूँ तो 280 भी हो सकता है, वो 270 भी हो सकता है, ठीक है। जो रेस्ट 80 बचे हैं, 40 मार्क्स का मैं बेयर मिनिमम अगर फ्लोरिकल्चर बोल रहा हूँ तो 40 मार्क्स नहीं है, वो 50 भी जा सकता है और 60 भी जा सकता है, ठीक है। और जैसे स्पाइसी मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स बोल रहा हूँ वो तो इतने ही आएंगे, उससे आप डरो मत, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। सब कुछ बता दिया मैंने, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया मैंने कैसे कैसे होता है। अब इसका जो है मैं बुक लिस्ट बताता हूँ पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ना आपने। तो सबसे पहले फ्रूट साइंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं तो फ्रूट साइंस के लिए सबसे पहले जो है फ्रूट बाय रंजीत सिंह की एक बुक आती है। काफी इंफॉर्मेटिव बुक है, बहुत पतली बुक है, छोटी बुक है, काफी स्टोरी वाइज बहुत अच्छे से उसमें जो है मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, सिट्रस अच्छे से दिया है। ये बहुत बेसिक बुक है, फाउंडेशन बुक बोलता हूँ मैं इसे। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस बुक की स्टोरी टेलिंग एक्सीलेंट है, बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत छोटी बुक है, फ्रूट बाय रंजीत सिंह। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो उस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि आपके पास टाइम इतना सफिशिएंट होगा नहीं। फ्रूट साइंस बाय रंजीत सिंह थर्ड ईयर तक जो भी स्टूडेंट्स है इस बुक को पढ़ना कंपलसरी है। फर्स्ट बुक ही आपके हाथ में होनी चाहिए। सेकेंड बुक इज हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा जो है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, फॉर्मर डीजी आईसीआर के रहे, ठीक है। बहुत ही एक्सीलेंट रेवोल्यूशनरी आदमी थे, बहुत ही सारे बुक्स लिखे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेजेबल पर्सन थे। 12 से 13 उन्होंने एडवांसेस इन हॉर्टिकल्चर की बुक्स लिखी हैं। उन बुक्स को भी आप लोगों को कभी ना कभी पढ़ने चाहिए। एडवांसेस इन हॉर्टिकल्चर क्या है, 12-13 वॉल्यूम्स है, वो हमेशा लाइब्रेरी में देखोगे आप, ऐसी धूल खाली होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो, ठीक है। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर इट इज़ वेरी मस्ट बुक, 2 वॉल्यूम्स में आती है, ठीक है। ये फर्स्ट जितने भी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो इसी बुक से आएंगे, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इस बुक को आपने पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है इस बुक को, इसमें इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आता है, वो अच्छे से पढ़ना है। वैरायटीज अच्छे से पढ़नी है। वैरायटीज जो है ऐसे पढ़ते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट ट्रेट है बस वही पढ़ते हैं, किसने दिया, किसका क्रॉस है ये, और हार्वेस्टिंग पूरी पढ़नी होती है, ठीक है। और इंटरकल्चरल जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस है लाइक जिनावेलिंग, बंच फीडिंग, क्रॉपिंग जैसे बनाना में करते हैं, स्टेकिंग, और क्रॉस में जैसे करते हैं पर्टिकुलर इंटरकल्चरल ऑपरेशन, वो पढ़नी होती है। बाकी सब कुछ स्किप करना होता है। FIM इतना डाला, NPK इतना डाला, वेडिंग, होइंग, इरिगेशन डाला, वो डाला, सब आप स्किप कर सकते हैं। ये अच्छे से पढ़ना है। हैंडबुक को पढ़ने का तरीका ऐसे होता है। दिस बुक इज डबल स्टार, ये सबको पढ़नी ही पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रंजीत सिंह पढ़ा, हैंडबुक पढ़ा, फिर उसके बाद जो है आपके यहाँ जो है वन लाइनर बुक में जो है ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। वन लाइनर बुक में ऑप्शन आता है, या तो आप ग्लॉस्टर्स प्रेफर करते हो या फिर आप एसेंस प्रेफर करते हो। दोनों ही बुक अच्छी है, कोई भी पढ़ सकते हो, बट मैंने एसेंस पढ़ी थी इसलिए मैं एसेंस ही रिकमेंड करता हूँ। मटेरियल दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, पर एसेंस की एक खास चीज़ मुझे ये लगती है, इसमें जो है क्रॉप्स जो है फैमिली वाइज दिए है, जैसे कि एनाकार्डियेशी में कोई आ रहे तो उसको एक साथ दिया है, लॉरेशी में जो आ रहे हैं, माइटेशी में जो आ रहे, और रोजेसी में जो आ रहे उसको एक साथ दिया है। वो मुझे बेस्ट पार्ट लगा एसेंस का। बाकी जो है आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जिसमें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका इसमें, दैट इज ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस। ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो पास्ट JRF के क्वेश्चन, SRF क्वेश्चन, नेट फ्रूट साइंस रिलेटेड सब कुछ है इसमें। ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर MCQ पर्पज, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रूट साइंस का। सेकंड हम बात कर लेते हैं उसके बाद वेजिटेबल साइंस की। वेजिटेबल साइंस भी सेम। वेजिटेबल साइंस पढ़ना है आपने, सबसे पहली बुक है दैट इज हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। सेम जैसे मैंने फ्रूट साइंस में बताया था, इंटरकल्चर आप छोड़ सकते हैं, स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस याद रखनी पड़ती है, इंट्रोडक्शन उसमें अच्छे से पढ़ना होता है। फिर उसके बाद जो है वेराइटीज, अर्का और पूसा वाले वेराइटीज तो स्किप करने ही नहीं होते, बाकी आप कोई भी वेराइटी स्किप कर सकते हो। और स्पेसिफिक ट्रेड्स जो है वेराइटीज में, बस उन वेराइटीज को आपने याद रखना है, और क्रॉस याद रखने अर्का और पूसा के। तो अगर कोई ट्रेड स्पेसिफिक है भी नहीं पर वैरायटी है, अगर IRA ने रिलीज की है तो याद रखना ही रखना है। तो हैंडबुक को भी आपने ऐसे पढ़ना है, ठीक है, सेम उस तरीके से। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक है इसमें डीसिंग। डीसिंग का जो वेजिटेबल साइंस है डीसिंग, इसमें एक खास बात यह है कि इसको जो काफ़ी अच्छे तरीके से बुक डिज़ाइन किया है कि लास्ट में जो आपको MCQ ही MCQ मिलेंगे, और स्टार्टिंग में जो शुरू में क्लासिफिकेशन और जो है इंट्रो वाला पोर्शन दिया है इस बुक में, वो मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा। आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हो। इस बुक को आप कंपाइल कर सकते हो ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर या फिर एसेंस के साथ, ठीक है। वैसे ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर को मैं प्रेफर करता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो बुक लिखी है वो मुथु कुमार सर ने लिखी है, जो खुद भी वेजिटेबल साइंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली एसेंस फॉलो की थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, आप एसेंस भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हैंडबुक होगी, डीसिंग होगी, और ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर या फिर एसेंस आप पढ़ सकते हो। अब इन दोनों चीजों में मैं बताता हूँ क्या स्किप करना होता है इन बुक्स में, एसेंस और ग्लॉसेस में, अदरवाइज ये बुक खत्म नहीं होगी। कैसे पढ़ना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले 18 से 22 क्लासिफिकेशन दी है, पर्टिकुलर वेजिटेबल में भी और फ्रूट साइंस में भी। उन 22 क्लासिफिकेशन को आप जो एक हफ्ता दे के रट दो। सबसे पहली चीज ये करनी पड़ती है, क्यों? जो भी आपके क्लासिफिकेशन में आ गई, सपोज यू आर स्टार्टिंग टोमेटो में भी जब आप पढ़ने लग जाओगे, आप लाइक टोमेटो पढ़ रहे हो आप उसके बाद, ठीक है, क्लासिफिकेशन से ही आपको जो नोट्स बनाए मिलेंगे आपको, किसमें? एसेंस में। लाइक बेरी फ्रूट है, वह क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, वो उसमें आपको पहले ही मिलेगा। गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपको पहले ही मिलेगी। एसिड क्लासिफिकेशन में जो है इसकी सिट्रिक है कि मैलिक है, वो आपको शुरू में क्लासिफिकेशन मिलेगी। और डेप्थ ऑफ रूट, शैलो रूटेड है कि डीप है, तो डीप रूटेड है, ये आपको क्लासिफिकेशन में मिल जाएगी। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है कि सेल्फ पॉलिनेशन है, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ने की आपको इतना ज़्यादा फिर ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सेम चीज़ आपने फ्रूट के लिए भी करनी है, सेम चीज़ वेजिटेबल भी करनी है। स्किप क्या करना होता है? जो जीन से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, हाई टर्म्स, आप इनहेरिटेंस पैटर्न, स्पीसीज छोड़ सकते हैं। जीन से रिलेटेड कुछ एक्सेस दिया होता है, वो आप जो है JRF पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मगर जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, ठीक है, क्यूकम्बर्स हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गए, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अनियन हो गया, आपका अनियन हो गया, ठीक है। ये सारे मेजर जो है स्पीसीज क्या वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। तो इनके लिए आपको जो है थोड़े डेप्थ में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए स्पीसीज जो कि डिजीज रेजिस्टेंस से या फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स में जो इनरिच्ड है। सेम चीज़ आपने किस पे करनी है? फ्रूट साइंस में भी सेम चीज़ करना है, जो ब्रीडिंग से हाई-फाई रिलेटेड, जीन से रिलेटेड है, ठीक है। स्पीसीज सब स्किप कर दो, बट मेजर क्रॉप जैसे मैंगो के आते हैं, वेल स्पीसीज आते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न आता है, जीन्स आते हैं,
ठीक है, इनको आपने याद रखना। मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रस हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप्स हो गया, पपाया हो गया। ठीक है, सिर्फ इन्हीं क्रॉप्स का जो है आपको जो है थोड़ा डिटेल में जाना होता है। अदरवाइज जो सारे क्वेश्चंस आप देखो प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स से ही आते हैं और बेसिक्स आते हैं। क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया आपको 100% लिख के लोग चैलेंज कर देना मेरे अगले साल अगर नहीं आए क्वेश्चन। बेयर मिनिमम 40 मार्क्स का जो है क्लासिफिकेशन से ही आएगा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 40 नंबर का तो क्लासिफिकेशन से ही आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो है फ्लोरिकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप लोगों ने मार्क्स खींच दिए तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, फ्लोरिकल्चर के लिए पर्सनली 2 बुक्स में पढ़ता हूँ, एक तो एसेंस, एक पढ़ता हूं मैं हैंडबुक। ठीक है, एसेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लॉस्टस में जो चीजें नहीं थी वो एसेंस में थी और वो आगे आ रहे थे। जैसे इसमें जो है एसेंस में बहुत अच्छे तरीके से जो है हिस्ट्री ऑफ गार्डन्स दिए थे। ठीक है, और भी कई सारी चीजें थी। अभी इसमें बताता हूं मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है। हैंडबुक से सिर्फ आपने 7 से 8 मेजर क्रॉप्स पढ़ने, रोज, कार्नेशन, क्राइजेंथेमम, मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज, जरबरा, ग्लैडियोलस और ऑर्किड्स। ठीक है, या चाइना एस्टर में भी जा सकते हैं, एंथुरियम में भी जा सकते हैं। ये क्रॉप्स आपने हैंडबुक से पढ़नी है। ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी क्या करना, इंट्रोडक्शन और लास्ट जो है एंडिंग हार्वेस्टिंग वाला पोर्शन बिल्कुल स्किप नहीं करना आपको। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज एसेंस। एसेंस में क्या पढ़ना है, एसेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर जो फ्लोरिकल्चर में बचे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक्स नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट इज लॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। गार्डन्स इंपॉर्टेंट, क्लाइंबर्स, श्रब्स, ट्रीज। ठीक है, बाकी माइनर में बल्बस क्रॉप्स आ गए, इंडोर प्लांट्स आ गए, कैक्टाइन, सक्लेंट्स आ गए। ठीक है, इनको आप जो है स्किप कर सकते हो या भी हल्का फुल्का कॉमन नेम, साइंटिफिक कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, इसमें बता देता हूँ, क्लाइंबर्स, श्रब्स और ट्रीज में आपको स्पेसिफिक इनके पर्पस बताने चाहिए। हैज के लिए, एज के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, ड्राउट टॉलरेंट के लिए। ये मैंने एसआईएफ वाले वीडियो में भी बता के रखा है, इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो फ्लोरिकल्चर में जो इंपॉर्टेंट है, टेबल दिए है एसेंस में ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना और उनके इंपॉर्टेंस भी उसी में दिया है, अच्छे से दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट, उसको भी अच्छे से पढ़ना। ड्राई फ्लावर्स में कैसे ड्राइंग करते हैं, मेथड्स अलग अलग कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इकिबाना। इकिबाना में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोडिबाना, जुइबाना, निगेरिस्टा। ठीक है, जुइबाना क्या क्या फीचर्स है, ये आएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन, 2D 3D डिज़ाइन, ऑटोकैड क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और भी डिज़ाइन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है डिज़ाइन वाला। ठीक है, इसके बाद जो है आपका फ्लोरिकल्चर जो है खत्म हो जाता है। पर ऐसे नहीं कि हैज एज जो है आपने इसी में कवर कर लेने, हैज और एज को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक आता है एनुअल फ्लावर्स का। एनुअल फ्लावर्स में जो आपको बहुत सारे एनुअल फ्लावर्स हैं, 100 तक एनुअल फ्लावर्स हैं, बट आपको सब याद नहीं रखने पड़ते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो, बट क्या स्किप नहीं करना, ये बिल्कुल स्किप नहीं करना कि स्पेसिफिक पर्पस क्या है। ठीक है, जैसे कि एज के लिए कौन से आते हैं, ड्राई फ्लावर्स के लिए कौन से वो हम यूज़ करते हैं, ड्राई फ्लावर के लिए कौन सा एनुअल फ्लावर यूज़ करते हैं, हेलिकाइस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, निगला स्टेटाइस यूज़ करते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, मैरीगोल्ड पता होना चाहिए, पॉर्चुला का होना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉट पर्पस के लिए पता होना चाहिए, मैरीगोल्ड यूज़ करते हैं, चाइना एस्टर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। और भी प्रोटेक्टिव एनुअल फ्लावर्स कौन से, ये पता होना चाहिए। शेड कंडीशन के लिए कौन से हैं, सैल्विया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें जो पर्पज हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब इसको मैं कैसे पढ़ता था और आप कैसे पढ़े, जब भी आपने कोई भी क्लाइंबर, श्रब और ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज आप ड्यूरेंटा पढ़ रहे हैं, आप उसको
गूगल में सर्च कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फ्लावर कलर नोट के लिए और दिमाग में बिठा दीजिए। सभी के लिए मैं ऐसा करता था। उससे क्या होता है, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसका कॉमन नेम भी नीचे आ जाता है, साइंटिफिक नेम भी आता है, वो आपके गैलरी में स्टोर हो जाता है। जब भी मुझे रिवाइज करना होता था मैं ऐसे ही करता था, स्क्रीनशॉट खोला, ड्यूरेंटा स्पीसीज किया, उसका कॉमन नेम आ गया और उसका फ्लावर कलर आ गया, बस उसको दिमाग में बिठा दिया। ऐसे करके आप सबको इजीली याद कर सकते हैं, अदरवाइज इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, टीडियस टास्क हो जाता है कि आप सभी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको एसेंस के साथ जो इंस्टेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेंस में जो टेबल थोड़ा छोटा दिया हुआ है इनका, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज वगैरह का, तो आप इंस्टेंट का टेबल जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट्स। जेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट्स कैसे पढ़ें, ये आप एसेंस से पढ़ सकते हैं या फिर ग्लॉस्टस से पढ़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। उसमें जो टेबल दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइसेस में आपको पता होना चाहिए बेसिक्स। जब मैं बेसिक्स की बात करता हूँ तो जैसे वेजिटेबल क्लासिफिकेशन है 22, तो वैसे ही उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी है वही सारी चीज़ें आपने स्पाइसेस में पढ़नी है। फ्रूट टाइप कौन सा है, ऑरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमिक पार्ट अच्छे से पढ़ना है। उसमें इकोनॉमिक इंग्रेडिएंट क्या है, जैसे आप कार्डेमम पढ़ते हो उसमें लिनालुल होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे सैफरन पढ़ते हैं आपको क्रोसिन मिलेगा उसमें, ठीक है। इकोनॉमिक पार्ट जैसे नटमैग है, नटमैग में इंपॉर्टेंट क्या है, मेस में इंपॉर्टेंट क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। मेस में जैसे कि एरिल इज इकोनॉमिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, सभी का बताना चाहिए बेसिक्स। ये आप स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट को जो आप अगर आपने फर्स्ट और थर्ड ईयर तक हो तो आपको हैंडबुक भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आप फोर्थ ईयर में आ गए हो तो आप टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट एसेंस में चले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए, इकोनॉमिक पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, वेराइटीज वही इंपॉर्टेंट होती है जिनका कोई स्पेसिफिक ट्रेट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। मेन स्पाइसेस में बताना शुरू करूँगा। मेडिसिनल तो है ही एक टेबल में, उसको आप इजीली पढ़ सकते हो। मेडिसिन भी वही इंपॉर्टेंट है, किस बीमारी के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इकोनॉमिक पार्ट क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाहर जो आपको कुछ पता हो चाहे नहीं हो आप स्किप कर सकते। स्पाइसेस में जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, कार्डेमम, ठीक है, नटमैग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सीड स्पाइसेस इंपॉर्टेंट है। सीड स्पाइसेस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट कोरिएंडर। जब भी सीड स्पाइसेस की बात करते हैं, सीड से रिलेटेड कोई भी डेट्स नहीं छोड़ना, सीड डेट नहीं छोड़ना, सीड में ऑयल कितना है, सीड में एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनल, फेनुग्रीक, अजवाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें बेसिक्स ही आता है और आप देखोगे कि बेसिक्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डेप्थ में एक आध आएंगे। उस चक्कर में आप ऐसा ना करो कि जो बेसिक्स की रिवीजन नहीं करके वो क्वेश्चन भी आप जो है अच्छे से ना कर पाओ, ठीक है। स्पाइसेस हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। अब लास्ट है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स को भी आपने किससे पढ़ना, बच्चे एन कुमार को पढ़ते थे, बट एन कुमार को मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। एसेंस इज सफिशिएंट, या फिर फर्स्ट से थर्ड ईयर तक आप हो, आपको हैंडबुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। जिन्होंने तो रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 तक लाना है या 20 तक लाना है, उन्हें तो हैंडबुक सभी चीज़ों के लिए पढ़ना चाहिए। अगर वो बच्चे जो है इन बुक्स को भी पढ़ पा रहे हैं, एसेंस को भी पढ़ पा रहे हैं, इंस्टेंट को भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और हैंडबुक भी कवर कर पा रहे हैं। अगर वो एसेंस भी नहीं कवर कर पा रहे पर हैंडबुक पढ़ रहे हैं और जो 50-50 रख रहे हैं, तब तो उनका रैंक भी नहीं आएगा और पेपर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या करना है कि बैलेंस बना के चलना है। अगर आप एसेंस पढ़ पा रहे तो ही हैंडबुक को पढ़ना है। जो तो आप फर्स्ट से थर्ड ईयर में, तो हैंडबुक को तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं YSP के, मेरी हैंडबुक की PDF बनी हुई है, उसमें देखना है कि कैसे कैसे मैंने क्वेश्चंस जो है उसमें मेंशन किए। 4 साल लगे थे बनाने को, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने मेहनत की है। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता हूँ, मैं ना एसेंस पढ़ता हूँ ना ग्लॉसर्स पढ़ता हूँ। अपने कोर के जो नोट्स है और जो बुक्स है उनके लिए मैं अलग से पढ़ता हूँ डेप्थ में। अदरवाइज मेरी जो हैंडबुक है
हैंडबुक मैंने ऐसा क्या किया है कि मैंने बहुत नोट्स बनाए हैं, उसमें स्टिकी नोट्स भी लगाए हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखी हैं, बहुत सारी बुक से मैंने कंपाइल किया, इन्हीं बुक से कंपाइल किया और अदर बुक से भी कंपाइल किया है। तो उनको मैंने एक ही जगह में जो है फ्रेम करके रख दिया है, ताकि मुझे जब भी रिवाइज करना होता है मैं कुछ और बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, उनको ही पढ़ता हूँ। अगर आपको मिलती है मेरी हैंडबुक की PDF या किसी जूनियर से, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि पास्ट 1-2 साल में जो है मेरे जो जूनियर्स थे उन्होंने भी पढ़ी है वो बुक और काफ़ी अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं और बोलते सर वहीं से पेपर आया था और सही में सर बिल्कुल उससे बाहर पढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। और लास्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको, पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, पेपर जो है अटैम्प्ट कैसे करते हैं, उसमें याद रखना 480 मार्क्स का आपका SRF जी सॉरी JRF और SRF दोनों का। JRF की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की। तो अगर आपके अराउंड 280 मार्क्स का जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, 280 मार्क्स का अटेम्प्ट मान लो आपने किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने जो 280 मार्क्स का जो है अटेम्प्ट किया है, उसके बाद आप सेकंड राउंड में जाओ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चलो इस बात को छोड़ो। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चंस आए हैं, स्टार्टिंग से आपने अटेम्प्ट किया, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले जिनमें आप 100% श्योर हो यही सही है। चलेगी, आपने 120 तक पहुंची, सपोज आपने जो है फर्स्ट राउंड में जो 70 क्वेश्चन सही करती है, 70 छोड़ो, 70 तो ज़्यादा बोल दिया आपको मैंने। सपोज यू हैव करेक्टली 60 to 65 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट कर दिया आपने, तो लगभग आपने 240 + 250 के आसपास जो है फर्स्ट राउंड में कवर कर दिया है। ठीक है, और 240 से 250 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किया है, यू आर इन टॉप 60 to 80 रैंक में है आप, टॉप 60 to टॉप 80 अप टू 90, सॉरी टॉप 90 तक हो आप, 240 से 250 तक। सेकंड राउंड में आइए, फिर सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आप जो है 2 को एलिमिनेट कर देते हो और 2 जो MCQ में जो क्या होता है इसको ऑप्शन है उसमें आपको डाउट है, तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। सपोज आपने जो है उसके बाद जो है एडिशनल जो है 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, एडिशनल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो उनमें से सपोज आपने जो है 10 में से 8 ठीक कर दिए। सपोज अब यहाँ बना दिया आपने 280 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया आपने सेकेंड राउंड में आते आते ऑलमोस्ट 280 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया, तो 280 मार्क्स में जो आप टॉप 40 में हो, ठीक है, टॉप 40 में हो, ठीक है। अब थर्ड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए अगर आपके पास बच रहे हैं कि आपको 3 जो ऑप्शंस हैं उनमें डाउट है और एक को आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बच ही नहीं रहा है जिस में आप एक को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन बच ही नहीं रहा है तो आप उससे आगे तो बिल्कुल भी मत जाइए। सपोज 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं जो जिनमें आप जो है एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, उनमें भी आप जो है क्वेश्चन की सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की जो है सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज 10 में से आपको जो है सपोज 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आपको 3 में डाउट है और एक को एलिमिनेट कर सकते हो बाहर ना, तो उनमें से आपको अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं कि हाँ किन क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो उसके बाद मान लो आपने ठीक किया, 4 क्वेश्चन ठीक कर दिया आपने 8 में से, तो आप 300 में पहुँच गए, ठीक है। 300 प्लस में जो है आप जो है टॉप 10-15 रैंक में हो, आप टॉप 10 में भी हो सकते हैं, तो आपको IIR IHR अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है ये तो मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है इसके बाद कि आपके जो है अगर आपने ऑल इंडिया रैंक IRA और IHR जाना है तो आपकी अटेम्प्टेशन होनी चाहिए 100 से 105 के बीच में, उसमें से आपके 80 to 80 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 80 to 80 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आप 300 प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस आप 20 कर लो चाहे, ठीक है, तो आप 300 प्लस ही है, 300 प्लस में आप टॉप रैंकर्स में है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने SRF के टाइम क्या किया था, मैंने कोई भी पेपर नहीं देखा था, बिल्कुल भी कोई भी पेपर नहीं देखा था, सिर्फ 2000 लेटेस्ट पेपर देखा था, उसको थॉरली 1 आध दिन पूरे दिमाग में बिठा दिया। आपने ये चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है,
2025-26 में अगर आपने देना है, 25 का पेपर देखा और 26 की तैयारी की, जब आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा, सपोज यू हैव टू गिव JRF इन द मंथ ऑफ जून, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट इन द मंथ ऑफ मे। मॉक टेस्ट वो नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मॉक टेस्ट बना दी, वो नहीं। मैंने क्या किया 2020 से लेकर 2019 से 2023 के SRF के पेपर को क्या किया, डाउनलोड किया। उनको क्या किया मैंने, हर हफ्ते बैठा मैं 3 घंटे अपने आप को उसमें बिठाया, आइसोलेटेड कंडीशन में अलार्म लगाया और खुद ही पेपर दिया, और 2 घंटे उसके बाद खुद ही जो है एनालाइज किया। तो मैंने क्या देखा, सभी जो क्वेश्चंस पेपर थे 2019 से 2023 में मेरे 336, 346, 326, 319 ऐसे मार्क्स बन रहे थे। तो इसमें से अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब मेरे को शॉर्टी हो गई थी कि मैं टॉप 10 में हूँ। तो जब आप भी ऐसा करोगे मई मंथ में, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, सपोज आपके 240 नंबर आए, 250 आ रहे, एवरेज निकालो उन 4-5 क्वेश्चन पेपरों का, तो आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो खुद ही। इन जो 4-5 क्वेश्चन पेपरों का मीन होता है, वही एग्जैक्टली आपका जो है फाइनल पेपर, जो आप असली पेपर दोगे उसके अराउंड ही आपके मार्क्स आएंगे, ये कंफर्म होता है। ठीक है, अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ सर ये चीज़ दोबारा बताओ, तो मैं दोबारा एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।